हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद में पदस्थ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञापन बजट बनाने की विधि। इससे पहले हमने उसके प्रोसेस को देख लिया है, क्या प्रोसेस हमको अपनाना चाहिए, फिर कैसे एलिमेंट्स के बेस पे हमको डिसाइड करना चाहिए अपना एडवर्टाइजिंग बजट किस एलिमेंट्स को देखकर निर्धारित करना चाहिए। अब हम जानेंगे किस विधि से आप अपना विज्ञापन बजट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है निश्चित मार्गदर्शन विधि, जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में डेफिनिट गाइडिंग मेथड। विज्ञापन बजट बनाने की निश्चित मार्गदर्शक विधि 3 प्रकार की होती है। विक्रय प्रतिशत विधि, यूनिट विक्रय विधि या प्रतिस्पर्धा समानता विधि। तो चलिए उसमें पहला हम जानते हैं विक्रय प्रतिशत विधि क्या होती है। इस विधि में बजट का प्रमुख आधार बिक्री होता है, यानी आप पहले शब्द को ही देख लीजिए। विक्रय यानी सेल, जो बिक्री हो रही उसके परसेंट पे हम अपना बजट डिसाइड करते हैं। इस विधि में विज्ञापन बजट की रकम बिक्री के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में होती है। जो आप बजट बनाओगे वो आपका सेल परसेंट के हिसाब से होगा। इसमें क्या होता है, प्रतिशत का निर्धारण नीति निर्देशक द्वारा किया जाता है। जो आपके निर्धारण नीति निर्देशक हैं, जो परसेंट बताते हैं कि कितना बिक्री हो रहा है। बिक्री की राशि या तो पिछले वर्ष की जाती है या आगे वाले वर्षों की अनुमानित बिक्री होती है। यानी विक्रय कितना होगा वो पुराने डाटा से आप जानेंगे, या फिर आने वाले समय में आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी उसको अप्रॉक्स अनुमानित लगाकर आप अपना बजट तैयार करेंगे। कुछ संस्थाएं द्वारा विज्ञापन बजट दोनों प्रकार की बिक्री को आधार मानकर तैयार किया जाता है। यानी कुछ कंपनियां क्या है, बिक्री की राशि जो पिछले साल हुई थी मतलब उस हिसाब से भी डिसाइड करते हैं, और कुछ अप्रॉक्स फ्यूचर को देख के दोनों को आधार मानकर तैयार करते हैं। भाई जो प्रतिशत विभिन्न संस्थाओं में विभिन्न हो सकती हैं, क्योंकि हर में परसेंट एक जैसा नहीं होता। जैसा संस्था उसके हिसाब से उनका सेल प्रोडक्ट तो डिपेंड करता है कस्टमर पर। अगर कस्टमर को उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो आपका सेल परसेंट भी ज़्यादा होगा। इस विधि में विज्ञापन व्यय विक्रय बढ़ने पर बढ़ता है तथा घटने पर घटता है। अगर आपका सेल ज़्यादा हो रहा है तो आपका जो विज्ञापन व्यय है वो क्या होगा, विक्रय बढ़ने पर बढ़ते हैं। जो आपका एडवर्टाइजिंग क्या होगा, अगर विक्रय बढ़ रहा है तो आपका एडवर्टाइजिंग व्यय भी बढ़ेगा, और घट रहा है तो वो भी घटेगा। इस विधि से क्या होगा, अन्य विज्ञापन करने वाले को कोई वास्ता नहीं होता है। जो और भी विज्ञापन कर रहे हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिससे विज्ञापन युद्ध शुरू नहीं होता है। यानी जो दूसरे हैं, आपका डिमांड प्रोडक्ट के ऊपर है। प्रोडक्ट का डिमांड अगर ज़्यादा है तो आपका विक्रय व्यय बढ़ेगा। अगर डिमांड ही कम है आपके प्रोडक्ट की, वो सेल ही नहीं हो रहा है, तो आपका जो एडवर्टाइजिंग है वो आपको कम खर्च करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके कॉम्पिटिटर्स को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें युद्ध नहीं हो रहा है। वो डिपेंड कर रहा है आपके प्रोडक्ट के सेल पर। यह विधि प्रबंधकों को ये सोचने को विवश करती है कि वे विज्ञापन लागत, विक्रय मूल्य पर व प्रति इकाई लाभ के संबंध बनाए रखें, क्योंकि इस विधि में विज्ञापन का विक्रय पर प्रतिशत स्थायी नहीं रहता तथा व्यावसायिक चक्रों के कारण मूल्यों में वृद्धि या कमी होती रहती है। इसके कारण व्यय को घटा बढ़ाकर अवसर का लाभ नहीं उठाया जा सकता है।
इसका मतलब क्या हुआ, जो भी प्रबंधक हैं वो उनको ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आपका विज्ञापन लागत किस पे डिपेंड कर रहा है, विक्रय की मूल्य पर या फिर उसकी प्रति इकाई लाभ से संबंध बनाए रखें। मतलब आपके जो सेलिंग प्राइस है और पर यूनिट जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, दोनों में संबंध बनाए रखना ज़रूरी है। ये विधि अगर आप क्योंकि इस विधि में विज्ञापन विक्रय पर प्रतिशत क्या स्थायी नहीं रहती, परमानेंट नहीं रहता है। पहले ही पता क्या है, रिवर्स कंडीशन है। अगर आपका विक्रय बढ़ रहा है तो आपका विज्ञापन व्यय भी बढ़ रहा है। तो उसमें क्या हुआ, ज़रूरी नहीं आपका परसेंट नॉर्मल रहे, सेल कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो इससे आपको क्या है, लाभ उठाने नहीं मिल पाता है। तो इस कारण ये क्या है, विज्ञापन से संबंध में दीर्घकालीन योजना नहीं बना पाते हैं। इससे जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की जो प्लानिंग होती है वो नहीं बन पाती है, तथा प्रतिशत में चुनाव का आधार तर्कसंगत नहीं हो पाता है, क्योंकि कई बार आपका सेल ज़्यादा है, कई बार कम है। तो लॉन्ग टर्म कैसे आप सोच सकते हो, कई बार हो सकता है आपका मार्केट डिमांड बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, तो उससे आपको क्या हुआ, लॉस हो रहा है। तो इसलिए इस प्रतिशत को आप कभी भी आधार बनाकर नहीं चल सकते हो। तो यह तरीका अच्छा नहीं माना जाता है। हमेशा आप क्या कर रहे हो, कभी ऊपर जा रहे हो कभी नीचे आ रहे हो, कभी ऊपर जा रहे हो कभी नीचे आ रहे हो, ऐसा है। तो ये अच्छा नहीं मानते। आपको कंटिन्यूसली भले एक स्टेप नॉर्मल एक क्या बोलना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ो, स्टेप बाय स्टेप, एकदम से भी ऊपर नहीं जाना, स्लो आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाओ। बट इसमें तो आप एक बार ऊपर जा रहे हो फिर नीचे आ रहे हो, ऊपर जा रहे हो नीचे आ रहे हो, तो ये कंडीशन अच्छी नहीं है। दूसरा है यूनिट विक्रय विधि, यानी इस विधि में के अंतर्गत प्रत्येक उत्पाद की जाने वाली इकाई के लिए विज्ञापन की राशि निश्चित कर दी जाती है। इसमें प्रतिशत का आधार नहीं होता। वस्तुतः यह दोनों विधि एक समान है, अतः इसमें भी वही दोष जो प्रतिशत विधि में है। अब यूनिट, अब उस समय क्या हो रहा था, आप सेल कर रहे थे और सेल का अब यहाँ पे आप यूनिट वाइज सेल कर रहे हो। वहाँ आप पूरा ओवरऑल विक्रय देख रहे थे, अब यहाँ यूनिट वाइज देख रहे हो। तो इसमें भी वही होता है जैसे विक्रय प्रतिशत विधि में होता है, क्योंकि अगर आपका यूनिट विक्रय बढ़ रहा है तो आपका एडवर्टाइजिंग बजट भी बढ़ेगा। तो इस विधि से भी क्या है, आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलता है। इसलिए इसमें भी क्या है, प्रतिशत का आधार नहीं होता है, कभी कम कभी ज़्यादा। यूनिट है भले, लेकिन यूनिट वाइज भी सेल कई बार ज़्यादा कई बार कम हो रहा है, इसलिए ये विधि भी उतनी लाभदायक नहीं है। तीसरा था प्रतिस्पर्धा समानता विधि। यदि कोई संस्था प्रतिस्पर्धा करने वाली संस्था द्वारा बनाए जाने वाले बजट के बराबर की राशि का बजट बनाती है तो उसे हम कहते हैं प्रतिस्पर्धा समता विधि। यानी आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उसने जो बजट तैयार किया है एडवर्टाइजिंग के लिए, उतने ही उसी के बराबर बजट आप भी तैयार कर रहे हो, तो वही विधि है प्रतिस्पर्धा समानता विधि। यानी आपने भी 10,000 का बजट बनाया है, सामने वाले ने भी 10,000 का बजट बनाया। इस विधि के अपनाने में यह धारणा होती है कि बाजार हिस्से व विज्ञापन व्यय में संबंध होता है। जो बाजार का हिस्सा है यानी जो मार्केट का प्रॉफिट है और आपका विज्ञापन व्यय, ये दोनों एक दूसरे से रिलेशन मेंटेन करते हैं। एक तरह से इन दोनों के बेस पे ही आपका बजट तैयार होता है। इस विधि का लाभ यह है कि आपस
के विज्ञापन युद्ध रुक जाते हैं तथा प्रतिस्पर्धा के व्यय उद्योग के सामूहिक चिंता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें आपका जो विज्ञापन है उसका युद्ध नहीं होगा, लेकिन आपके कंपटीशन का जो है कि वह है उद्योग की जो सामूहिक चिंता है उसमें आपके को क्या प्रतिनिधित्व करते हैं। किंतु इस विधि के व्यय के निर्धारण का कोई तर्कसंगत ढंग नहीं, क्योंकि प्रत्येक संस्था के उद्देश्य, साधन, अवसर अलग अलग होते हैं। भाई आपने भले बजट एक बनाया, लेकिन सामने वाले कंपनी का जो एम है वो कुछ और है, आपका एम कुछ और है, तो ये उतना इफ़ेक्ट नहीं है, उतना इफ़ेक्टिव बजट नहीं बन पाता उससे। सॉरी इसलिए एक संस्था का बजट दूसरी संस्था के प्रति अनुसरण नहीं हो पाता है। प्रतिस्पर्धा द्वारा क्या व्यय किया जा रहा है इसका पता लगाना भी आसान नहीं होता। इसलिए ये भी क्या है, दीर्घकालीन नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके कॉम्पिटिटर्स आपको एग्जैक्ट बताएं कि वो कितना कितना बजट बना रहे हैं, क्योंकि उसको पता कैसे लगाएंगे आप। हर कंपनी डिस्क्लोज़ नहीं करती है अपने खर्चों को, तो ये भी आपके लॉन्ग टर्म के लिए उतना प्रॉफिट नहीं है। ये पद्धति अपनाने में आपको उतना फ़ायदा नहीं हो सकता। देन दूसरा है लक्ष्य व विशेष कार्यविधि। यह विधि सबसे उत्तम है, क्योंकि इसमें सबसे पहले विज्ञापन उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं, जैसे कितना विक्रय करना है या हम कितने लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। आपको एक तरह से अपने उद्देश्य लक्ष्य को डिसाइड करके चलना है। तो इसमें आप क्या क्या लक्ष्य अपने उद्देश्य को पहले डिसाइड कर रहे हैं कि आपको कहाँ पे कितना प्रोडक्ट सेल करना है, किस में कितना आपको लाभ प्राप्त करना है, या फिर आपको कितना, आपने एक तरह से उसको हिस्से में बांट दिया, वस्तु का कुल बाज़ार में हम कितना हिस्सा चाहते हैं, एक्स्ट्रा जो भी आपका उद्देश्य है विक्रय से रिलेटेड, वो निर्धारित आपने उद्देश्य निश्चित किया है। तो आप क्या है, लक्ष्य के हिसाब से आपने डिसाइड किया है अपने बजट को, तो इसमें आपको एक बार प्रॉफिट अर्न हो सकता है। इसके बाद यह निश्चित करना पड़ता है, आपने उद्देश्य बनाया, उसके बाद उद्देश्य को पाने के लिए हमको कितने स्थान, अखबारों यानी मीडियम, किस मीडियम से आप विज्ञापन करेंगे, कितने बार, किस प्रकार से होगा, वो सब डिसाइड करते हैं। तो ये एक तरह से क्या, आप एकदम विशेष जो आपका कार्य है उसमें आपने खर्चा किया है। तो आपने पहले जैसे प्रोसेस में देखा था, आपने क्या किया प्रोसेस में, पहले आप अपने उद्देश्य को निर्धारित कर रहे हो, फिर आप अपनी रणनीति बना रहे हो। वही चीज़ है कि लक्ष्य और विशेष कार्यविधि में कि आपने पहले उद्देश्य डिसाइड किया, उसके बाद उसके लिए रणनीति बनाई, फिर विज्ञापन पर कितना व्यय करना है, और उस रुपए की गणना करके यह रकम विज्ञापन बजट का निर्धारण कर देता है। तो इसलिए यह विधि इस विधि में दोष है कि उद्देश्य का मूल्यांकन उनकी लागतों को ध्यान में रखकर नहीं किया जा सकता है। जो आपका उद्देश्य है उसका जो मूल्यांकन है, उसको जो आप एनालाइज करते हो, उसका क्या है, उनकी लागतों को ध्यान में रखकर नहीं कर सकते। इसमें एक दोष यही है कि उद्देश्य आपका कुछ भी हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग हो सकता है, तो यही इसमें एक दिक्कत होती है। बाकी इसको सबसे अच्छा विधि माना जाता है। तीसरा है क्षमता अनुसार विधि। इस विधि में विज्ञापन बजट की रकम संस्था की क्षमता के अनुसार, यानी आपके में कितनी कैपेबिलिटी है, आपकी संस्था में कितनी कैपेबिलिटी, उसके अनुसार राशि तय होती है। सामान्यतः संस्था के अन्य व्ययों की पूर्ति के बाद बची राशि में से कुछ राशि विज्ञापन के लिए दी जाए, क्योंकि भाई आपके संस्था में सिर्फ आपको एडवर्टाइजिंग का काम तो नहीं करना है, प्रोडक्शन हाउस है, प्रोडक्शन को मार्केट मतलब बनाने से लेकर पैकिंग से लेके ओवरऑल जो एक प्रोडक्ट को तैयार करने में जो खर्चा है वो,
फिर उसके प्रमोशन से लेके आपको मार्केट तक पहुंचाने तक का जो खर्चा है, वो सब के बाद जो होता है, उसी को जो एक तरह से जो पूरे कार्य हैं सप्लाई करते तक, उससे के बाद जो राशि बची उसको आप इसमें करते हैं। तर्क की दृष्टि से यह विधि उचित है क्योंकि इसमें क्षमता के अनुरूप व्यय निर्धारित होता है, लेकिन व्यवहार में यह विधि उचित नहीं है क्योंकि इसमें विज्ञापन की दीर्घकालीन पद्धति या नीति नहीं अपनाई जा सकती तथा इसमें व्यावसायिक सुअवसरों का लाभ भी नहीं मिल पाता है। भाई ऐसे देखेंगे तो ये अच्छी है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के उससे देखेंगे तो ये प्रोसेस उतना अच्छा नहीं है क्योंकि आपका क्षमता, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपका जो राशि है एडवर्टाइजिंग बजट वो कभी ज़्यादा कभी कम हो सकता है, वो आपकी क्षमता कैपेबिलिटी के ऊपर है, आपकी इकोनॉमिक पावर के ऊपर है। लास्ट है सीमांत आगम विधि। यह तरीका विक्रय तथा विज्ञापन के संबंध पर आधारित है, यानी जो विक्रय आपका सेलिंग का तरीका और आपके विज्ञापन के संबंध से रिलेटेड है, उसके बेस पे बनता है ये सीमांत आगम विधि। इसमें विभिन्न विक्रय व लाभ के संबंध पर विचार किया जाता है, यानी जो आपका सेल प्रॉफिट होता है उस पे विचार किया जाता है और अधिकतम लाभ के बिंदु को निर्धारित किया जाता है, यानी अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो रही है। इसमें कठिनाई यह है कि विक्रय व विज्ञापन के साथ संबंध स्थापित करना जटिल होता है। इसी कारण सीमांत आय की गणना भी कठिन है, यानी जो आपका विक्रय है और जो विज्ञापन के साथ संबंध है उसको आप कैसे बैठाओ। कई बार आपका विक्रय कम ज़्यादा हो सकता है, तो एडवर्टाइजिंग और आपका सेल्स ये दोनों कभी एक समान स्थिति में नहीं रह सकते। इसीलिए आप इस बेसिस पे भी अपने बजट की गणना कर नहीं सकते, उसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है। क्योंकि भाई विक्रय में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, आप एडवर्टाइजिंग में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हो, लेकिन मान लो अगर आपका सेलिंग डाउन हो गया तो आप कैसे करोगे। तो इसलिए उसमें भी दोनों का रिलेशन बैठाना पॉसिबल नहीं है, उन दोनों में भी इक्वालिटी लाना पॉसिबल नहीं है। इस कारण सीमांत आगम विधि भी थोड़ा सा कठिन है मार्केट के लिए। ले दे के आपके लिए सब थोड़ा सा बेस्ट में अगर कहें तो लक्ष्य या विशेष कार्य विधि आप अपना सकते हैं अपने एडवर्टाइजिंग के लिए, एडवर्टाइजिंग बजट के लिए। सो थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्दी, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स।